प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सैलाब ने इस वक्त पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके सैलाब की जद में हैं, बिलखुसूस पंजाब के कई अज़ला न सिर्फ सैलाब की जद में हैं बल्कि सड़कें टूट फूट गई हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुके हैं, आबादियाँ मुतासर हैं, खेत खलियान जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, तैयार फसलें, जानवर, लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जानवरों को खाने की किल्लत पैदा हो गई है। जाहिर है जहाँ पर पानी है चारे की फसलें वहाँ तबाह हो गई हैं। फिर जानवर पानी में जो महसूस हुए हैं उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ जानवर पानी में बह गए हैं। तो लोगों को न सिर्फ अपने घरों की, अपनी जानों की फ़िक्र है बल्कि अपने जानवरों की भी बड़ी फ़िक्र है। इसलिए इमदादी काम जो जारी हैं उसमें जो जानवरों के लिए चारा है उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है या किया जाना ज़रूरी है। सैलाब पहली मरतबा नहीं आया है पाकिस्तान में, बहुत से सैलाब आए और आखिरी जो सैलाब, बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया था वो 2022 में था। इस सैलाब की तबाहकारियों के बाद फिर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान ने जाकर वहाँ से वादे लिए थे और वहाँ से 11 अरब डॉलर आलमी बरादरी ने इमदाद की का वादा किया था, लेकिन उससे पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठा सका। अब 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 11 अरब डॉलर की जो बड़ी रकम देने के वादे किए गए थे उसका क्या हुआ? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कुछ दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान 11 अरब डॉलर के वादों से फ़ायदा उठाने के लिए सैलाब से मुतल्लिका मंसूबे बनाने में नाकाम रहा। हम 11 अरब डॉलर्स के हुसूल के लिए काबिल सरमायाकारी मंसूबे ही नहीं दे पाए, क्योंकि ये मंसूबे मशरूत थे कि अगर हुकूमत पाकिस्तान कोई मंसूबे ऐसे बनाकर देगी जिसमें पाकिस्तान की शराकतदारी होगी, उन्हीं मंसूबों के लिए ये मदद जारी की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान कोई ऐसे मंसूबे बनाकर दे ही नहीं सका जिसके लिए फंड्स जारी किए जा सकें। 2022 के सैलाब के बाद गैर मुल्की लेंडर्स ने पाकिस्तान को 4.6 अरब डॉलर्स ऑयल फाइनेंसिंग जबकि 6.4 अरब डॉलर बहाली और तामीर नौ के लिए देने का वादा किया था। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए 6.4 अरब डॉलर्स की वादाशुदा रकम में से पाकिस्तान को सिर्फ 2.8 अरब डॉलर्स हासिल हुए। वर्ल्ड बैंक ने 2.2 अरब डॉलर का वादा किया जिसमें से 1.6 अरब डॉलर मिले। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.6 अरब डॉलर का वादा किया जिनमें से अब तक सिर्फ 51.3 करोड़ डॉलर जारी हो सके। चीन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1.1 अरब डॉलर का आज़म किया था। ताहम प्रोजेक्ट्स की अदम मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान सिर्फ 25 करोड़ डॉलर ले पाया। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 60 करोड़ डॉलर देने का वादा किया जिनमें से सिर्फ 23.1 करोड़ डॉलर जारी हुए। पेरिस क्लब ममालिक ने 80 करोड़ डॉलर देने का कहा था मगर जारी 13.9 करोड़ डॉलर किए गए। अमेरिका ने 10 करोड़ डॉलर का वादा किया जिसमें से 7 करोड़ डॉलर मिल पाए। क्या हुआ? पाकिस्तान क्यों मंसूबे नहीं बना सका? और एक मरतबा फिर ज़्यादा मंसूबे, आप जानते हैं कि उस वक्त सिंध में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और इस वक्त फिर पेशगोई की जा रही है कि अगले 7 से 8 दिन क्रिटिकल हैं। 8 लाख क्यूसिक का रेला सिंध की तरफ बढ़ रहा है, सखर बैराज की तरफ बढ़ रहा है। एक बार फिर सिंध तबाही के धाने पर है। इस मरतबा क्या सिंध हुकूमत की तैयारी है? क्या हुकूमत पाकिस्तान की तैयारी है? हम इसी पर बात करेंगे। शुरू में डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। आज पीटीआई ने यह शिकवा भी किया है कि जो इमदादी कैंप हमने लगाए हैं वो उखाड़े जा रहे हैं, हमारे जो बैनर्स लगे हैं वो उतारे जा रहे हैं और पीटीआई का ये शिकवा भी है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि हुकूमत पंजाब के अलावा मुखय्यर हजरात जो हैं वो कोई खाना तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इस पर भी काफ़ी तनकीद की गई है। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो 2022 के सैलाब के लिए मंसूबे हुकूमत पाकिस्तान ने बना के देने थे बहाली के, उसके लिए फिर वो रकम मिलनी थी जिसके वादे हुए थे। मुझे याद है उस वक्त जब भी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो वज़रा ने वापस आकर उसको बड़ा सेलिब्रेट किया था और कहा था कि देखिए हम 11 अरब डॉलर लेकर आ गए हैं। क्यों उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, वो जो 11 अरब डॉलर थे वो तकरीबन 90% से ज़ायद जो है वो रकम फाइनेंसिंग की सूरत में या सॉफ्ट लोन्स की सूरत में मिलनी थी। अब जितने भी जो डैमेजेस का जो तखमीना लगाना था वो भी सूबों की डोमेन थी। जो प्रोजेक्ट्स देने थे क्योंकि जो नुकसानात हुए थे वो सूबों में हुए थे, तो जो प्रोजेक्ट्स भी देने थे क्लाइमेट रेजिलिएंट के या रीबिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के या रिहेबिलिटेशन जो थी, जो जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनका, वो भी सूबों ने वो प्रोजेक्ट्स देने थे। फिर इसके अंदर एक और इसकी जो है वो शर्त थी, वो ये थी कि आपने भी इसके अंदर अपनी मैचिंग फाइनेंसिंग करनी थी, यानी कि आपने भी कोई 10 से 15 अरब डॉलर के आपने जो है अपनी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से
इन्वेस्टमेंट करनी थी तो ये साथ आपके मैच वो होते थे। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक रिसोर्सेज का फुकदान भी एक वजह है। और दूसरा देखें, ये सूबों की डोमेन है। सूबों ने प्रोजेक्ट्स जो मिले भी वर्ल्ड बैंक से, मिसाल के तौर पे आपने कहा $1.6 अरब आया, तो वो इस बेसिस पे आता है कि जो आप प्रोग्रेस दिखाते हैं ऑन ग्राउंड, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स और उसकी रिपोर्टिंग के बाद फिर आपको अगली ट्रांचेस मिलती हैं। तो ये दिस इज वर्क ऑनगोइंग है। लेकिन आप दुरुस्त आप फरमा मानते रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों की नाअहली है, 2022 के बाद से जो सूबाई हुकूमत रही हैं उनकी नाअहली है कि वो ये अपने मंसूबे बनाकर प्रेजेंट करके उसके अगेंस्ट फंडिंग हासिल नहीं कर सके, और जो अपना शेयर बनता था वो भी नहीं कर सके। और बुनियादी वजह शायद यही है कि अपना शेयर चूंकि नहीं डाला तो दूसरा शेयर भी नहीं आया। देखिए, बिल्कुल अपना शेयर जो है वो तो आपके सामने है ना, कि हमारी जो 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 डेवलपमेंट के बजट्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो कोई अनलिमिटेड नहीं है। और उसके अंदर कितना हिस्सा उसका आप रिहेबिलिटेशन या फ्लड रिलेटेड जो क्राइसिस जो आपने फेस की उसको आप एलोकेट कर सकते हैं, तो फिर उसके फिर मुताबिक आपको जो है वो दूसरी फाइनेंसिंग आनी है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है किसी हद तक, जो कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बताया। सही है। डॉक्टर हमायूं साहब, आपकी राय क्या है, क्या वजह बनी कि ये जो वादे हुकूमत पाकिस्तान ने हासिल किए थे 2022 के सैलाब के बाद, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सके, मंसूबे नहीं बनाए जा सके, वो रकम भी हासिल नहीं, उन वादों से फ़ायदा नहीं उठाया जा सका? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसका जवाब तो सिंपल ये है कि जब आप नॉन मेरिट वाले लोगों को आके बिठा दोगे जिनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो कुछ चीज कर सके, कॉन्सेप्चुअली जब इस किस्म के लोग आना शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट में, तो वो सिवाय घूमने फिरने के वो काम तो नहीं कर सकेंगे। अब देखें, बात यह है कि इस वक्त आपको पता है कि सैलाब में हर चीज की कमी होती है। जैसे आपने अपने इंट्रो में सारा बताया है कि जानवरों के लिए भी कम है, इंसानों के लिए भी कम है, हर चीज के अंदर प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर हुकूमत, और ये याद रखें, अगर आप अपने जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 10 देख लें, मेरे ख्याल में आर्टिकल 4 देख लें, आर्टिकल मेरे ख्याल में 12 है, उसको देख लें। मुख्तलिफ आर्टिकल्स है जो बताता है कि आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, और अगर आप कोई अपने लिहाज से किसी की मदद करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती। ये सारे जो आर्टिकल्स की अभी वायलेशन इन्होंने जो जो इनके डिप्टी कमिश्नर ने जो लेटर इशू कराया है, इससे क्या फायदा, इससे मुझे पता है इससे फायदा क्या हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि ये जो खाने की क्वालिटी है, आप लोगों ने अपने खाने की क्वालिटी जहां से हो रही है वो कहां से चेक कर रहे हैं? नंबर 2, इस वक्त लोगों की जान पे बनी हुई है, लोगों के वो है। आपका क्या ख्याल है, लोग जो वहां पे खाना दे रहे होंगे या लोग दे रहे होंगे, वो गलत किस्म का खाना दे रहे होंगे? पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे शायद टैक्स की चोरी हर एक करता हो, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट काम में सारे होते हैं, क्योंकि ये चीज होती है फी सबीलिल्लाह। और हम लोग वहां पे बहुत हर चीज करके देख लिया आपने। आप देखें, सबसे ज्यादा जो चैरिटी है वो पाकिस्तान में होती है, सबसे ज्यादा चैरिटी होती है, और इनको इस चैरिटी को ये लोग रोक रहे हैं। इस चैरिटी को आपने इनकी जहनियत देखी है? ये इनकी जहनियत है। अच्छा, इनका वो है कि जब वो जो एक आदमी बता रहा था कि जो पानी जा रहा था, बड़ा पुराना खेल हम पाकिस्तान में देखते आए हैं कि जो बड़े बड़े जागीरदारों की ज़मीनें हैं उनको बचाने के लिए, वडेरों की ज़मीनों को बचाने के लिए छोटे ज़मींदारों, काश्तकारों की ज़मीनों की तरफ रुख मोड़ दिया जाता है। ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल हम एक ज़माने से फेस करते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये इंसिडेंट क्या है और कितना इसमें प्रोपेगेंडा है और कितनी इसमें हवा भरी गई है, जिस तरह हमेशा भरी जाती है, और बिल्कुल झूठ की बुनियाद पे बातें करके उसको बाद में जब वो झूठ साबित हो जाता है तो अटर खामोशी होती है और टीवी टॉक शोज पे वो टॉपिक डिस्कस हो जाता है, लेकिन हकीकत 0/0 होती है। लेकिन ये मैं जरूर समझता हूँ कि इस वक्त ये कोई पार्टीबाजी की टाइम नहीं है कि कोई पीपल्स पार्टी का कैंप लगाए या PMLN का कैंप लगाए। ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। सैलाब ज़दगान के अगर इश्यूज हैं तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सूरत में कोई बंदा हेल्प आउट करना चाहता है तो उसकी इजाजत होनी चाहिए।
और कोई इसके अंदर कोई सर रुकावट नहीं तो होनी ये आप चाहिए। और राणा साहब आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि कोई तशहीर नहीं होनी चाहिए, यानी जो बॉक्सेस तकसीम हो रहे हैं खाने के उसके ऊपर फिर किसी की तस्वीर भी नहीं लगनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, देखिए वो तो पंजाब हुकूमत जो है जब भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करती है, जब भी कोई हुकूमत कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पे हुकूमत का लोगो लगता है। और उस पे हमेशा, ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, बड़े सालों की प्रैक्टिस है। और ये इतना कोई इशू नहीं है कि जिससे कोई जो लोगों की मदद है वो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। एक एक सिंबल होता है कि ये कहाँ से चीज आई है और किसकी सरबराही में आई है। वो शायद चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो हो या तो सर जो अगर है यही चीफ सिंबल मिनिस्टर या कोई प्राइम अगर मिनिस्टर कोई की और तस्वीरें जमात हो। अपना एक बैनर लगा दे कि ये हम हमारी जमात की तरफ से ये आपकी खिदमत हो रही है, तो फिर उसमें क्या मजाक है? वो भी तो एक सिंबल ही है। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो है नहीं, आप उसको जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना वो गलत है। कि अगर जो है कोई जो भी गवर्नमेंट अगर कोई सपोर्ट करती है या हेल्प आउट करती है उसमें हमेशा सिंबल लगा होता है हुकूमत का। और मैंने आपको ये बिल्कुल कहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट बंदा या कोई और भी किसी भी तरीके से मदद करना चाहता है तो उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने तो आपको ये कहा है, लेकिन ये मैंने साथ आपको ये अपनी राय दी लेकिन है कैंप ना लगाए। कि ये नहीं, कैंप भी लगाए, मुझे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि कैंप अच्छा। लगाने में। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये वक्त नहीं है कि हम अपने बैनर के तले काम करें। ये तो मदद आपको करनी चाहिए ओवरऑल ऑल अक्रॉस। जो मदद करना चाहता है, पीटीआई वाले करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले करने चाहते हैं, सही। कोई भी करना चाहता है, ये तो दिस शुड बी ओपन। और ऐसा ही है, किसी को कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। झूठा एक प्रोपेगेंडा चीज किया बड़ी जाता है। डिस्कस हो रही है इस वक्त, और वो सही है, एक चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही है और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज पार्लियामेंट में भी इस पर बात की है। वो कहते हैं कि डैम बनने चाहिए और सियासी जमातों का इस पर इत्तेफाक क्यों नहीं हो पाता, वो इत्तेफाक क्यों नहीं कर पाती, कंसेंसस डेवलप क्यों नहीं हो पाता। डैमों की ज़रूरत और उस पर जो कंसेंसस है उसकी ज़रूरत पर के हवाले से वो समझते हैं कि बड़े डैम्स तो बनाने में बड़ा वक्त लगेगा, छोटे डैम्स बनाएं, रेजरवायर्स बनाएं, इसको हंगामी बुनियादों पर काम करें। सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा आज। जिन डैमों की आप बात कर रहे हैं उनको 12-12, 15-15 साल लगेंगे बनते हुए, चाहे वो बादशाह है या मोहम्मद है। मैं नहीं कहता कि वो ना बनाए, जरूर बनाए, लेकिन उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका, किधर पहुंच जाएंगे उन डैमों के बनते बनते। आपके हाथ में कुछ रह जाएगा खोने के लिए उस डैमों का इंतजार करते हुए? बनाए, सैकड़ों दर्जनों छोटे डैम बनाए जो साल में या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो है मुकम्मल हो जाएं। रेजरवॉयर्स बनाएं, पानी आप फेंक रहे हैं समुंदर के अंदर, ये इतनी ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी बन जानी है पानी, आप बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। हमें अपने एटीट्यूड्स भी बदलने की जरूरत है। ये नेशनल इश्यूज हैं, इन पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हम किसी मिनिमम एजेंडे के ऊपर जो है जिसका अवाम के साथ ताल्लुक हो, हमारी सियासत के साथ या हमारे इक्तदार के में आने जाने के साथ ताल्लुक ना हो, उन पे तो कम अज कम इत्तफाक कर लें। डॉक्टर हमायूं साहब, कैसे तमाम सियासी जमातें अपने आपसी इख्तलाफ भुलाकर मिनिमम एजेंडे पर, कौमी इंटरेस्ट के ऊपर एक इस चीज़ पर बैठ के नहरों पर या डैमों पर इत्तफाक कर सकती हैं? उस पर कैसे कैसे कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है? कोई फोरम इसके लिए तश्कील दिया जा सकता है? आपके ख्याल में इसकी क्या ज़रूरत, क्या सूरत हो सकती है? क्योंकि ये बहरहाल एक नेशनल इशू है और उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए जी, सियासत बहुत सारी चीजों पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी, सियासत का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो 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 आप कहते हैं ना सियासत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है झूठ नहीं होना चाहिए। सियासत तो अच्छी चीज होती है, सियासत तो अवाम के लिए आप खिदमत को सियासत कहते हैं। सियासत तो आप कहते हैं कि जब कोई आप लोग मिल के कोई ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे मुल्क का फायदा होता है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 40-45 सालों में हमारे मुल्क में सियासत को ताना बना दिया, गाली बना दी है जी। लोग एक दूसरे को गाली कहते हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि 40-45 साल से जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी उन लोगों ने सिवाय अपनी जेबें भरने के और तो कुछ नहीं किया। अभी हम बात कर रहे थे, वही वाली बात कर रहे थे कि देखिए सिंपल सी बात यह है, चाहे अल खिदमत वाले हो, चाहे पीटीआई वाले हो, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, चाहे कोई और इस किस्म के हो, जब भी आप कोई शख्स भी किसी भी लिहाज से जब भी वो फिलैंथ्रोपिस्ट काम करता है, वो अपना नाम या अपनी चीज बताता है कि ये इस इदारे की तरफ से हो रहे हैं। यहाँ पे हम आके कहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आप आके उनको उठा देते। और ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये वाकई हुए हैं, बहुत जगहों पे हुए हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। देखिए, ये मुझे बात बताएं, 1980 से लेके
2018 तक, ये तकरीबन 40 साल का अरसा बन जाता है। ये 40 साल में ये दो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के आगे पीछे आती रही हैं। इन्होंने कोई एक डैम बनाया है जो 1984 में मोमन या 19 उसमें ये ज़मीर बादशाह ये सारे थे, इनके लिए तो फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जारी हुए थे, ठीक है, ये उस वक्त कॉन्सेप्चुअलाइज हुए थे, लेकिन इसके ऊपर कभी फंड्स नहीं हुए थे। 10 डेमो के बारे में इमरान खान ने बात की थी कि हम इन सब को बनाना शुरू करेंगे। ये नहीं कहा था कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन इसके ऊपर इन लोगों ने कभी वो नहीं किया था। क्यों? ये लॉन्ग टर्म थे, 10 साल लगते हैं, इनको क्या लेना देना 10 साल से। इनको तो चाहिए कि 3-4 साल के अंदर कुछ चीज करो, सड़क बना लो, उसके वो कर लो, उस एक तो उसमें रिश्वत भी हो जाती है, उसमें किकबैक्स हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, दे आर नॉट लीडर्स, ये पॉलिटिशियन है जो कि अपने अगले इलेक्शंस की सोचते हैं। अब इमरान खान ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका ये लोग अजीब सी वो बात कर रहे थे। एक और बात भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कही है, वो कहते हैं कि जी हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिन लोगों ने तजावुजात बनाई हैं, दरियाओं के किनारे पर होटल्स बना लिए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं, वो लोग भी तो सैलाबों के जिम्मेदार हैं जिन्होंने तजावुजात कायम करके दरियाओं के रुख मोड़ दिए हैं या उनको तंग कर दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इस मुल्क की जो क्रीम है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट जो है, उसका ये हाल है, तो आप आवाम से क्या तवक्को करते हैं? वो तकलीफ तो फिर हमारी करेगी ना, वो आवाम जो है वो हमें रोल मॉडल बनाएगी ना। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। अली मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के जमानों में बने, मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके जमाने में बने, क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है। अरे दुकानदारी का जिक्र कर रहे हैं राना एहसान साहब, आप सियासतदान जिन्होंने इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं दरिया के रकबे पर, चाहे होटल्स बनाए हों या सोसाइटियां बनाई हों, और वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों, तो उनका ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ये तो हमारे ही लोग हैं, उनसे कौन ये चीज़ें ठीक करवाएगा? ये देखिए, बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की वो उन्होंने एज अ PMLN का मेंबर होते हुए या एज अ डिफेंस मिनिस्टर होते हुए नहीं की, एज अ पाकिस्तानी उन्होंने बातें की और अक्रॉस बोर्ड बातें की। उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया या अपनी जमात या अपनी हुकूमत की जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने करते हुए ये बातें की, लेकिन उन्होंने जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी बातें, सच्ची बातें की ना। और ये फेलियर अगर है तो कलेक्टिव फेलियर है कि ये चीजें हम नहीं कर सके और इन चीजों के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ। अब अगर कनाल की डिबेट थी तो कितनी वो डिबेट जो थी वो टेक्निकल थी या डेटाबेस थी, और कितनी वो डिबेट जो थी वो नैरेटिव्स जो है वो छीन के ले गए। जब कालाबाग की डैम की डिबेट थी तो वो कितनी लॉजिक और एनालिसिस या डेटा पे डिबेट हुई और कितनी वो जज्बात पे डिबेट हुई। तो ये इस चीज का वो तस्करा कर रहे हैं। और अगर आज तक हमने देखे डैम्स ये गलत बयानी कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब हैं, दायमेर भाषा डैम हो जाए, दासू डैम हो जाए, मोहम्मद डैम हो जाए, इसके ऊपर ना PMLN ने इनको कंसीव किया, इनको आगे लेके गए, इनको और जमातों का भी इसमें रोल होगा, लेकिन हमने हमेशा अभी भी दायमेर भाषा डैम के ऊपर दिन रात काम हो रहा है और हम उनको चंद सालों में मुकम्मल करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिट एक बंदा ले जाए या दो, जो हुकूमतें आए उन्होंने काम किया, हमारा फोकस है इस चीज के ऊपर। लेकिन जो ख्वाजा साहब ने बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त की कि वो जब कहते हैं छोटे छोटे डैम्स बनाए तो उसके ऊपर डैम्स हो, लेक्स हो, एक्वाफायर्स हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। ये शहरों की देखें, ये सूबाई जिम्मेदारी वो ज्यादा बनती है और एग्जीक्यूशन उनके पास है, फंड्स उनके पास है, अर्बन प्लानिंग उनके पास है। तो ये सारा कुछ जो है जहां वफाक कोऑर्डिनेशन करती है या और हैंड होल्डिंग भी करे, लेकिन ये काम सूबों ने करना है और ये करना चाहिए और ये डिबेट होनी चाहिए। और बजाय कि हम पॉइंट्स को डिबेट होना चाहिए, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर माहिम मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अभी रूडा की बात हो रही थी, दरिया के बेड में जो तामीरात हो गई उसके नतीजे में, या रूडा ने जो अपना काम नहीं किया उसके नतीजे में जो तबाहकारियाँ हुई हैं, या सैलाब रावी में आने की वजह से इस वक्त जो लाहौर के अतराफ़ में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और कई बस्तियाँ जो गैर कानूनी तरीके से बनी हुई हैं, छोटे छोटे इलाके, आबादियाँ, वो सब डूब रही हैं। तो बहुत सारे सवालात रूडा पे उठे हैं, बहुत सारी उंगलियां रूडा के लिए उठी हैं। तो रूडा से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ आबिद लतीफ़ साहब मौजूद होंगे जो कि डायरेक्टर हैं रूडा के। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे सवालात पिछले कुछ दिन में रूडा के ऊपर उठे हैं। रूडा क्या है, रूडा क्या कर रहा है, रूडा की जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या रूडा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। देखिए, ये इब्तदाई तौर पर जो प्लान है ये 2005 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में पहली मरतबा सामने आया था, जिसकी बुनियादी तौर पर जो एक जिसका मुहर्रिक था वो दुनिया में दरियाओं के किनारे पर बनाए जाने वाले शहरों से था, जिसमें सबरमती एक रिवर भी इंडिया में गुजरात में है, वो भी एक कॉन्सेप्ट था। दुनिया में कई ममालिक में ऐसे दरियाओं के किनारे बसाए गए शहर हैं। ये बुनियादी तौर पर एक कॉन्सेप्ट उस वक्त आया था, उस पर काफ़ी अर्सा काम होता रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। इसकी इब्तदाई स्टडी जो है वो सिंगापुर की एक कंपनी से करवाई भी गई थी, माइंड हार्ट से, और लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में इस पर कुछ काम हुआ लेकिन एग्जीक्यूट पूरी तरह से नहीं हो सका था। इसके लिए इमरान खान साहब ने आके फिर अलहदा अथॉरिटी बना दी थी, एलडीए से इसको अलहदा कर दिया था ताकि इस मंसूबे पर काम आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें दरिया की सबसे पहले चैनलाइजेशन का अमल शामिल था कि दरिया का तायुन तो किया जाए कि दरिया का अपना रकबा कौन सा है, और जब वो तायुन हो जाए फिर उसकी एम्बैंकमेंट हो, यानी दरिया दोनों तरफ से किनारे जो है वो उसकी कंक्रीट की जाए, और उसके बाद फिर दोनों अतराफ में 2.5 किलोमीटर 47 किलोमीटर तवील ये लंबा मंसूबा था, और दोनों जानिब से 2.5 किलोमीटर पर इस पे तामीरात होना थी, जिसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स भी शामिल थे, हाउसिंग सोसाइटीज भी थी, जंगलात भी थे, झीलें भी थी, बैराजेस भी थे। ये मंसूबा था जिस पर अभी तक काम तो नहीं हो सका, लेकिन क्या पहला मरहला मुकम्मल हुआ है? हमारे साथ डायरेक्टर रूडा आबिद लतीफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो पहला कॉन्सेप्ट सामने आया था रूडा का, इनफैक्ट ये रावी जो रिवर बैंक है उसके ऊपर बनाए जाने वाले शहर का, इसकी चैनलाइजेशन होना थी सबसे पहले, क्या वो काम मुकम्मल हो चुका है? जी देखें, ये चैनलाइजेशन जो है 21 में जब ये एक्ट आया और 22 में इस पे काम शुरू हुआ, क्योंकि चैनलाइजेशन देखिए 47 किलोमीटर में होनी थी, और ये चैनलाइजेशन जो थी ये बहुत एक जाइगेंटिक काम है, क्योंकि पहले आपने रिवर को 20 फीट डीप उसकी ड्रेजिंग करनी है, फिर उसका पहला जो प्रोमेनेड है वो बनेगा जिसकी स्लोप, टेपरिंग स्लोप जो है वो 20 फीट है, फिर 300 फीट का उसके ऊपर प्लेटो है, फिर उस प्लेटो के पीछे 14 फीट की एक और वॉल है, और उसके पीछे फिर एक प्लेटो है। तो ये इस पे क्योंकि ये टाइम टेकिंग था और ये ऊपर से शुरू होना था, यानी सैफन वाली साइड से पानी के फ्लो के साथ और जमीन की ग्रेडियंट के साथ, तो अभी ये 6 से 7 किलोमीटर के करीब बना है इन पिछले 1.5 साल के लीजिए या 2 साल के लीजिए इसके अंदर, और अभी उसके साथ क्वांटिटी में डिफरेंट पैकेजेस में काम जो है वो चल रहा है। जी सही है। तो सर, यानी तायुन हो चुका है कि दरिया कहाँ से कितना चौड़ा है, या इसकी मुस्तकिल एक ही चौड़ाई है पूरे दरिया की, साइफन से लेकर और हेड बल्लो की तक? क्या एक ही जितना चौड़ा बेड इसका की चौड़ाई एक ही है या मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ है? जी देखें, जब चैनलाइजेशन करते हैं तो इसका हमने जो इसकी जो न्यूमेरिकल स्टडीज की, इसकी जो मॉडल स्टडीज की और इसकी जो सिमुलेशन की, उसके अंदर इस चीज को फिगर आउट किया गया कि 6 लाख और प्लस का जो रेला है वो इतना होना चाहिए कि उसको गुजार सके। तो उसकी बेस पे 1 किलोमीटर चौड़ा इसकी जो है आप जो चैनल है अंदर उसकी विड्थ है जी, और वो 20 फीट गहरा है, और ये 47 किलोमीटर बनेगा। ये बल्लो तक नहीं जाएगा, बल्कि मोलनवाल जो है मुल्तान रोड पे वहां तक जाके ये अभी इनिशियली 47 किलोमीटर जो है वो बनेगा जी। और इसके अंदर जो है वो अब जैसे अब सैलाब आया तो ये जो 7 किलोमीटर बना हुआ है इसमें से 2,30,000 क्यूसिक जो है पानी गुजरा, और ये जो इलाका है 7 किलोमीटर का, इसके राइट बैंक पे बहुत सारे गांव हैं जो पिछले साल 30,000 40,000 क्यूसिक जब आया था तो उसमें वो डूब गए थे। और इस दफा जो मैं पहले बैंक की बात कर रहा हूँ जी, जो पहला इसका जो बंद है वो 8 फीट तक सिर्फ डूबा हुआ था, 12 फीट उसमें भी जगह थी। तो मीनिंग देयर बाय ये जो आराम से ये जो एम्बैंकमेंट्स हैं या प्रोमेनेड्स हैं, ये 6 लाख प्लस का जो क्यूसेक पानी है उसको देखकर। आबिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस 7 किलोमीटर में आपने एम्बैंकमेंट कर ली है वहां वो महफूज हो गया है, इसका मतलब है कि सबसे पहला काम तो चैनलाइजेशन और दरिया के रकबे का तायुन करके एम्बैंकमेंट करना ही है, बाकी सारी बातें तो बात की हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए ये जो जब रूडा का कॉन्सेप्ट आया था तो वो यही था कि जो रिवर है इसमें पानी आएगा और पहले फ्लड्स की प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि फ्लड्स की प्रोटेक्शन होगी तो उस प्रोटेक्शन के किनारे जो है शहर आबाद हो सकता है। तो पहली जो जरूरी चीज है वो यही है कि ये प्रोमेनेड जो है ये बनाए जाएं। सही है। तो सर फिर ये बताइए कि जब ये काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ
तो फिर रूडा कैसे कुछ सोसाइटियों को अलाउ कर सकती है या एनओसी जारी कर सकती है कि वो अपनी तामीरात कर सकें, जब तक कि आपने उन इलाकों में अपने रकबे का या अपनी जो किनारे हैं उसका तयन ही मुकम्मल नहीं किया हुआ? जी बड़े वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जी। देखिए रूडा तो जैसे मैंने कहा कि जी 21 और 22 में आया। अब जो सोसाइटी जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो 2006 की है। शादरा का इलाका तो डिकेड्स ओल्ड है। इसी तरह रूडा को जब रूडा बना तो कोई 90+ सोसाइटीज जो थी वो उसको अपने हिस्से में आई, और उनमें से जो कुछ सोसाइटीज थी जो बिल्कुल रिवर एज पे थी। अब अगर और वो थी डाउन स्ट्रीम, जैसे मैंने कहा जी डाउन स्ट्रीम से तो काम शुरू नहीं हो सकता, वो अप स्ट्रीम से शुरू होते हुए आना था। तो वो जो सोसाइटीज जो बिल्कुल रिवर एज पे थी उनको, क्योंकि रूडा के जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर उनको शामिल होना था, जो रूडा के बायलॉज हैं उनको फॉलो करना था, और उनको अप्रूवल के डिफरेंट मराहिल से गुजरना था ताकि वो वही जो सिमेट्री है डेवलपमेंट की उसको वो भी अडॉप्ट करें। तो टिल द टाइम उनको ये क्लियर कर दिएगा डिफरेंट प्रोसीजर्स के अंदर कि टिल द टाइम कि वो जो प्रोमिनेंट है वो आप तक नहीं आता तो आप एक प्रोटेक्शन बंद बनाएंगे ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो महफूज रहे। टिल द टाइम के ये जो प्रोमिनेट्स हैं, जो कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ फ्लड मिटिगेशन एंड फ्लड एडॉप्टेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सही है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो माइंड हार्ट से स्टडी करवाई गई थी उसे क्या काम अभी तक करवाया गया है? क्या सिर्फ चैनलाइजेशन का काम करवाया गया है या जो पूरा शहर है जो दरिया के किनारे पर आबाद होना है उसको डिजाइन करवाया गया है? रूडा ने क्या करवाया है? देखिए माइंड हार्ट से जो स्टडी थी वो तो एलडीए ने करवाई थी, उसके बाद रूडा ने इसको उसके मुताबिक जो मास्टर प्लान था उसको रिवाइज किया गया, उसमें बहुत सारी और चीजें भी शामिल की गई। जैसे देखिए जो लाहौर का इशू है वो पानी का इशू है, यानी ये कॉन्सेप्ट ही रूडा का ये था कि यहाँ पे जो दरिया है उसका कोई फ्लड कंट्रोल नहीं है। तो पहले तो जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो ज़ाहिर है ज्यादा पानी आ जाता है, फिर पूरा अगले जो 9 महीने हैं या 10 महीने उसमें पानी ही नहीं होता। फिर जो पानी अवेलेबल है उसकी वो क्वालिटी नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जा सके, या वो दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड रिवर में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो मास्टर प्लान के अंदर ये है कि यहाँ पे 3 बैराजेस बनेंगे, और जब जो पहला बैराज है वो शॉर्ट ऑफ शादरा 2 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ शादरा वहां बनेगा, और उसके पीछे पूरी पहली लेक बनेगी जिसके अंदर कोई 50 बिलियन गैलन जो है वाटर वो स्टोर होगा, जिससे फ्रेश वाटर स्टोर होगा जो कि इकोलॉजिकल लाइफ के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है वो सूटेबल होगा। बिल्कुल सही है। तो देखने में तो ये जो मास्टर प्लान है ये बड़ा शानदार मंसूबा है, लेकिन एक तासुर आम ये चल रहा है कि जिसने रूडा बनाई, जिस भी हुक्मरान ने रूडा बनाई वो आज इस तबाही का जिम्मेदार है जो सैलाब की सूरत में देखनी पड़ी है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात मैं समझता हूँ ये मिसनॉमर है। रूडा के बनाने से तबाही कैसे आई? देखिए अगर रूडा आप एक दफा एक मिनट के लिए रूडा को आप निकाल दीजिए बीच में से, रूडा नहीं है, चले वो 7 किलोमीटर का जो रिवर ट्रेनिंग वर्क है वो भी नहीं बना, तो पानी आया सैलाब का, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया और रूडा नहीं है, तो फिर मुझे बताइए क्या वो सैलाब रुक जाएगा? क्या वो सैलाब रुक सकता है? क्या वो जो गंदे पानी के नाले आ रहे हैं जिसको रूडा कह रहा है कि हम उसके साथ, क्योंकि अगर रूडा उनको ट्रीट नहीं करेगा तो जो उसकी पहली लेक है, दूसरी लेक है, तीसरी लेक है, वो तो लेक ही नहीं बन सकती। फिर क्या फायदा हुआ इतना सारा एक्सपेंडिचर करने का? तो जी ये इट्स अ मिसनॉमर। रूडा को आई थिंक एज अ विपिंग हॉर्स उसके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बहुत सारे जो आई डोंट नो वो अब क्या उसके अंदर क्या वजूहात हैं, क्या चीजें हैं, लेकिन मैं आई वुड विश के आप जो ये जो रिवर ट्रेनिंग वर्क है और जिस तरह से वहाँ पे काम हुआ है, जैसे स्टोन पिचिंग हुई है, जिस तरह से जिस जाइगेंटिक तरीके से हुआ है, आप इट इज वेरी ट्रू टू बी सीन। तो आप आई विश कि वो लोग जो ये बात करते हैं उसको जाके देखें। और अब ये जरूर होगा क्योंकि अब एक अनप्रेसिडेंटेड ये एक इवेंट था जो सैलाब का आया और अगले साल भी आ सकता है, तो डेफिनेटली इसकी पेस बढ़ेगी। फिर वो इलाके जरूर आइडेंटिफाई होंगे जो कि इवन इस जो हमारी जो आपके लिए जो स्ट्रीम ऑफ वर्क है या जो प्रोग्नोसिस है ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके अलावा भी वहां पे भी कुछ ऑल्टरनेटिव किया जाएगा। हमारा प्लानिंग डिवीजन और हमारा जो
अर्बन प्लानिंग डिवीजन है वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया। आपने रूडा के प्रोजेक्ट के हवाले से, रूडा का मास्टर प्लान जो है ये उसके हवाले से आपने तफसील बताई है, और आप कह रहे हैं कि जितना काम हो चुका है वो इलाका महफूज हो चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। रेस्क्यू के हवाले से हम जानेंगे कितना काम हो रहा है, आने वाले दिनों में कितने खतरात अभी बाकी हैं, ये कितना चैलेंजिंग काम बन गया है, और इस वक्त रेस्क्यू का काम करते हुए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी रेस्क्यू 1122। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पंजाब में जो फ्लड है वो अपनी पीक देख चुका है या आने वाले दिनों में खतरात अभी बाकी हैं, क्योंकि बारिशें इस वक्त भी हो रही हैं। क्या सैलाब की सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक और ख़तरनाक हो सकती है, या ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है? जी, आई थिंक इसको अभी कोई डेफिनेट प्रेडिक्शन करना इस पे आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मजीद बारिशें हुई तो फिर हो सकता है एक और पीक आए, बट इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे पास तकरीबन हट मराला के ऊपर जिस दिन भी हमें वार्निंग मिली है, जिस दिन इंडिया से आई है, तो फौरन फ्लड कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई और इस पे एक मुत्तफिका तौर पे ये डिसीजन हुआ कि जी हमने दरिया के बेड्स को क्लियर कराना है ताकि कोई भी अम्बात जो है ना हो, और टाइमली इवैक्यूएशन जो है बड़ी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी तक एक एक दरिया में होता था। दरिया सतलुज 2 साल पहले आया, उससे पहले इंडस था, या एक एक दरिया में आता था। इस बार जो एक अनप्रेसिडेंटेड है कि जी 3 दरिया इकट्ठे हाई फ्लड सिचुएशन में चले जाए। तो वहां पे चिनाब में भी, रावी में भी, सतलुज में भी, रावी एक नाला बन चुका था, इस बार पूरा 2 लाख से ज्यादा, और उसने परसिस्ट किया। उसने बताया कि मैं भी अभी जिंदा हूँ, और ये फ्लड जो है वो अब है इस वक्त सिचुएशन। तो ऊपर से जो इस वक्त शुरू हुआ, नाले चुके फौरन सियालकोट में आते हैं, नाला डेग, नाला 1, नाला पलकू, तो वहां पे जो आया 9 लाख क्यूसेक का जो आ गया, वहां पे जो इनंडेशन हुई उससे एकदम, तो वो साथ दब नाले हमने देखा कि वो रिसीव कर गए, तो वहां पे अब तकरीबन क्लियर होता चला जा रहा है। लेकिन ये जैसे जैसे अब नीचे की तरफ जा रहा है, सियालकोट से फिर गुजरात में गया, गुजरात से फिर गुजरावाला वजीराबाद की कुछ एरियाज इफेक्ट हुए, मंडी बहाउद्दीन, इसी तरह अफजाबाद। तो अब ये होता होता नीचे की तरफ जब जा रहा है, अभी झंग में था, आज हम झंग से होकर आए हैं, वहां से जो है तकरीबन इस वक्त 5.5 लाख का वहां से जो है वो गुजर रहा है, और उसके बाद फिर वहां से ये खानेवाल और मुल्तान को जो है वो जाके अफेक्ट करेगा, तो खानेवाल का एरिया आ रहा है। तो मेरी यहाँ पे, और उसके बाद इसी तरह रावी के अंदर भी जो हमने देखा वो भी अब जाके लाहौर से गुजरने के बाद जहाँ पे मीडियम लेवल पे चला गया, उसके बाद जो है ननकाना में इस वक्त गुजर रहा है, फिर फैसलाबाद एरियाज, और फिर साहिवाल टोबा टेक्सिंग से होता हुआ आगे चला जाएगा। सतलुज भी इसी तरह, कसूर में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो सतलुज मुसलसल परसिस्ट कर रहा है, तो मुसलसल वो तकरीबन 2.5 लाख के ऊपर चल रहा है, जो कि काफी दिनों से वो इसी तरह से स्टडी चल रहा है। तो ये शो करता है कि अभी ये टोटली बारिशों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, तो वहां से चूंकि अभी तक रिसीव करना शुरू नहीं हुआ, तो उसके बाद उसकी वजह से उकाड़ा, सही है, पाकपत्थर, इसी तरह भावलनगर और इन एरियाज में जो है, वहां पे मैं लोगों से ये अपील करूंगा इस वक्त सबसे बड़ा। डॉक्टर साहब, इस वक्त मुतासरीन सैलाब को किस नौयत की मदद, जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल यह है कि इस वक्त मुतासरीन सैलाब को किस नौयत की मदद दरकार है? जी, मैं 2 चीजें सिर्फ, हमने इस वक्त तकरीबन 9 लाख लोगों को जो है वो निकाला है, यानी इवैक्यूएशन की गई है, और उसमें जो लोग एंड में रह गए जो नहीं निकलते थे, इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग हमें कर रहे हैं वो ये है कि लोग निकलते नहीं है, या छुप के वहां पे बैठ जाते हैं या वापस चले जाते हैं, तो उन्होंने सोचा हुआ घर नहीं छोड़ना चाहते, पानी आता है चला जाता है। तो उनसे अपील होगी खासतौर पे कि वो लोग निकल जाए। 1,60,000 से ज्यादा लोगों को मैं बोट पे निकालना पड़ा ऑपरेशन, और इसी तरह से 6 लाख से ज्यादा जानवर जो है वो निकले हैं। इस वक्त हमारी 806 बोट्स और 3,500 रेस्क्यूअर जो है वो लगे हुए हैं। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी लोग समझते हैं कि जी हम वापस चले जाएं, या रात के वक्त छुप के वापस जाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर इसी तरह बिला वजह वो पानी के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन डिजीजेज और दूसरी चीजें देखने को मिलती है। तो इस वक्त हमारी अपील यही होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप ये जो मसला बयान कर रहे हैं कि जिसमें आप कह रहे हैं कि लोग निकलते नहीं हैं, इसमें अक्सर मकामात पर ये होता है कि कुछ लोगों के घर जो है अतराफ से पानी में तो घिर जाते हैं, लेकिन घर का कुछ हिस्सा ऊंचा होता है जिसमें वो अपने जानवरों को महफूज कर देते हैं, जिसमें वो अपने घर की कीमती अशिया, गंदम वगैरह, अपने खाने का सामान वो महफूज कर देते हैं, तो फिर वो उसको छोड़ कर नहीं जाते। उन्हें लगता है कि कोई सामान चुरा ना ले या उनको नुकसान ना हो जाए, और फिर जानवरों की देखभाल के लिए भी कोई आदमी चाहिए होते हैं। तो ये भी तो चैलेंज है
उन लोगों का भी तो एक जेन्युइन मसला है, वो कैसे छोड़ के चले जाएं? बिल्कुल है जी, और इसको बाकायदा डिस्कस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कल भी मीटिंग की और उसके ऊपर भी स्ट्रिक्टली पुलिस से उन्होंने ये कहा है कि जी आपका मेन काम एक है और वो ये है कि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, और ऐसे एरियाज में जिस वक्त हम उनको निकाल के चले जाते हैं या कुछ और, तो उस वक्त कोई और वहां पे वो वापस ना जाए, और ऐसी सूरत हाल में जाकर लोगों का जो उनका जो जानो माल ये जो है सारा माल और वहां पे जो छोड़ के आते हैं वो महफूज है। हमने जानवरों को भी इसीलिए निकाला है, इवन बेड़े भी हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बड़े जानवर भी निकाल सके, और इस वक्त तक 6 लाख हमने जानवर को, इतनी बड़ी मैसिव इवैक्यूएशन आज तक कभी नहीं हुई, मेरा नहीं ख्याल हिस्ट्री के अंदर कभी भी हुई होगी। फूड सप्लाई जो है वो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, उसमें हमने देखा है कि मुखय्यर हजरात या जो गैर सरकारी तंजीमें वो काफ़ी मदद करती हैं, खाने बनाना, तकसीम करना, और अब तो जानवरों को भी खाने की और चारे की ज़रूरत है, उसकी भी शॉर्टेज है। जी, जो भी ये कर सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि जहाँ पे भी लोग हैं और बेचारे मुतासरीन हैं, अगर वो वहां पे नहीं है और कहीं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वहां पे जहाँ पे भी वो हेल्प करना चाहते हैं वो जरूर करें, और वहां पे वो कर सकते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ा एरिया यही है, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया, क्योंकि बाकी सारी फैसिलिटीज तो वहां पे अवेलेबल होती है, हेल्थ के भी कैंप्स लगे हुए हैं कुछ और, बट ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें सबसे ज्यादा नीड इंसान को उस वक्त फूड की होती है। तो वो अगर हॉट कुक मील्स, मुझे याद है टर्की जब हम गए तो वहां पे भी जिस वक्त 0 डिग्री टेम्परेचर था, हम अगले दिन ही पहुंच गए थे, तो सबसे ज्यादा चीज जो हमें उस वक्त काम आई वो इस वक्त तीसरे दिन कोई हमारे लिए खाना पकावा लेकर आया, तो मुझे जो उसकी कदर थी वो आई थिंक वो हम भूल नहीं सकते आज तक। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमने ये शिकवा पहले माजी में भी देखा और अब भी आजकल डिजिटल मीडिया में बहुत सारी क्लिप्स वायरल हुए हैं जिसमें लोग दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ जी कोई नहीं आया, ना कोई सियासतदान आया है, ना कोई मदद करने वाला आया है, ना हुकूमत आई है, या ना कोई तंजीम आई है, यहाँ कोई आया ही नहीं हमारे पास। ऐसे क्या वाकई आप इतने बड़े ऑपरेशन में कुछ एरिया नेग्लेक्ट हो जाते हैं? देखिए जी, हमें रात को भी मुश्किल तरीन एरियाज में भी जो कॉल्स आती रही, वहां पे भी हर यूनियन काउंसिल में हमारी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन हो। जो रात को हमें चैलेंज सिर्फ आता है जब ऐसा सूरत हाल में वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बता सकते, सड़कें नजर नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पे हैं, और वहां पे पहुंचना एक नो डाउट चैलेंज होता है, बट वहां पे भी पहुंचे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा जो है, और वहां पे सारे स्कूल खुले हुए हैं, मैं खुद जाके देख कर आया हूँ, मैंने सियालकोट भी विजिट किया है, कसूर भी विजिट किया है, ढंग से हमारे ये सारे एरियाज हमने विजिट किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। बाकी लोगों ने करना है। एक चीज जो मैं आज देखने पे आई, डॉक्टर साहब, साफ पानी एक बहुत बड़ा मसला, पीने का पानी सैलाब के ज्यादा इलाकों में पीने का पानी, साफ पानी का मुहैया होना एक बहुत बड़ा मसला होता है, ये भी क्या टेक केयर हो रही है लोगों की? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट किसी के पास है, मोबाइल मिलते हैं, वो लाके वहां पे लगा लें या खाने का अगर कर दें, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी उनके लिए ब्लेसिंग होगी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन स्कूलों में और वहां पे करीब जाके आपको सब कुछ मिल जाता है, बट अगर कोई लाके किसी पॉइंट के ऊपर करना चाहता है तो वो हेल्प कर सकते हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये है कि क्या सैलाब ज़्यादा इलाकों में काम करते हुए अगर वीआईपी मूवमेंट्स हो रही हों, डिग्निटरीज के दौरे हो रहे हों, तो रेस्क्यू का काम कितना मुतासर होता है? देखिए, इसका फायदा भी है। इसका फायदा ये है कि जब वो आते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं आते हैं, बल्कि पूरी बाकायदा, जब भी वज़ीर आला पंजाब भी विजिट करती है, वो डिटेल्ड ब्रीफिंग भी साथ देती है कि क्या हो रहा है, मैं ऑन ग्राउंड, फिर वो ऑन ग्राउंड लोगों से भी पूछती हैं कि जी क्या इंतजाम काफी हैं, आप इनसे तसल्ली है, और वो खुद देखना चाहती हैं कि जी क्या ये वाकई सिर्फ मुझे ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आ रही। तो इसलिए वो बाकायदा 3-4 चैनल से ना सिर्फ वो चेक करती हैं, बल्कि जाके वो फिजिकली जाके खुद भी देखती हैं, ताकि जो वो चीजें उनको रिपोर्ट मिल रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो दोनों उसके फायदे भी हैं। उसका फायदा मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा है कि आपको सबको पता होता है, एंड दे आर ऑन देयर टोज, हर चीज आपकी जो है वो फिर एक परफेक्शन की तरफ जाती है। तो ये चीजें उसके फायदे भी हैं। नहीं तो अगर दौरा डिग्निटरीज का हो रहा हो तो वो फायदेमंद होता है, या ना हो रहा हो तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है? नहीं जी, ऐसे देखिए, अब आपकी अगर आपने कभी दरिया में जाके ना, बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस वक्त जब आप वो फसलें खड़ी होती हैं और उसके अंदर पानी 2 से 3 फुट होता है, जब उसके अंदर आपको किश्ती लेके जानी है, नीचे दलदल है, अब ये जिस बंदे ने ये सारी चीजें और वो प्रॉब्लम्स को रियलाइज ना किया हो, तब तक उसको पता नहीं होता। तो जब तक आप ऐसे एरियाज में जाते नहीं है, उनको देखते नहीं है, इन लोगों से बात नहीं करते, तो आपको कभी भी उसकी एक्चुअल सिचुएशन का पता नहीं चल सकता। तो जब एक चीज उन्होंने खास तौर पे जो इस बार भी देखी, उन्होंने कहा ये दरिया
जो है हमें इनको रिस्पेक्ट करना है, इनके रास्तों को, इन चीजों को क्लियर रखना है। उन्होंने जिस तरह सिटीज में इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ ड्राइव की है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, वही हमें यहाँ पे भी करके इनको क्लियर रखना होगा। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जो सालों साल जो होता रहा है वो हो गया, बट ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर रिजवान बता रहे थे तफसील से कि रेस्क्यू का काम किस तरह से किया जा रहा है, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, जानवरों को भी बाहर निकाल के लाया गया है। लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, जाहिर है वहाँ पर उनकी अमलाक होती हैं। काफ़ी सारे चैलेंजेस, साफ़ पानी का चैलेंज है, खुराक का चैलेंज है, जानवरों की खुराक का चैलेंज है। इसके लिए उनके ख्याल में हुकूमत और इदारे निमटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यह आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।